गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। जी जान लगाकर दोस्तों आप पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। और आप सभी को पता है दोस्तों, आपके पास जो है दोस्तों एएलपी का आपका एग्ज़ाम आ चुका है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो जितना हो सके दोस्तों आप 10 दिन आपके पास बचे हैं, जितना हो सके आप जी जान लगा दीजिए। जो करना है आपको कर लीजिए, जितना आपको रिवाइज़ करना है वो कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, अब आपके पास कुछ ज़्यादा समय है नहीं। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आप उन चीज़ों को रिवाइज़ करो। और जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ फिजिक्स की दोस्तों, इन वीडियो को लगा लो आप। और जो चीज़ें आपने अब तक पढ़ी हैं उन सारी चीज़ों को दोस्तों आप 10 दिन में रिवाइज़ कर लो, जितना हो सके आप। और एक मॉक टेस्ट जरूर लगाया करो दोस्तों। मॉक टेस्ट मत छोड़ना। ऐसा नहीं है मॉक टेस्ट छोड़ दो एग्ज़ाम से पहले, नहीं, मॉक टेस्ट तो आपको लास्ट के दिन तक भी लगाने हैं। तो इससे क्या है दोस्तों, आपकी टाइमिंग बनी रहेगी, सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी और एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस है दोस्तों आपकी, वो भी आपकी बेहतर होगी। तो दोस्तों देखिए, आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है दोस्तों आपका प्रकाश, यानी दोस्तों लाइट। और दोस्तों फिजिक्स में मैं आपके लिए बता दूं, फिजिक्स में सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों टॉपिक है आपका दोस्तों क्या, लाइट, यानी दोस्तों प्रकाश। प्रकाश के बिना दोस्तों फिजिक्स आपकी अधूरी है, यह आप मान लीजिए। और एक आपका बल जो होता है ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण जो होता है दोस्तों, वो आपका टॉपिक है। एक आपका है दोस्तों लाइट। इसके बिना दोस्तों आपकी पूरी फिजिक्स जो है दोस्तों अधूरी है। ये जो दो टॉपिक जो होते हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों लाइट यानी प्रकाश पर। गुरुत्वाकर्षण मैं आपके लिए पढ़ा चुका हूँ और इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं यानी टॉपिक हैं, फॉर्मूले हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके दोस्तों सारी चीज़ों को देखना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो लाइट का जो आपका चैप्टर है ना, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है। हर चीज़ को समझना है, देखना है अच्छी तरह से। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाना है। और साथ में, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, आपका यूनिट है लाइट, यानी मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, प्रकाश के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु को दिखने योग्य बनाती है। यानी दोस्तों प्रकाश यानी लाइट जो है दोस्तों क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो कि दोस्तों किसी वस्तु को जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। यानी जो प्रकाश जो होता है दोस्तों, ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ही एक मिश्रण होता है। और आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश किस प्रकार की तरंगें हैं, तो किस प्रकार की दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। और प्रकाश को दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। जितनी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं ये सारी की सारी दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगें हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है, इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। यानी दोस्तों जो प्रकाश है, लाइट है, इसे दोस्तों माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है। क्योंकि अगर माध्यम, देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपका जो है दोस्तों, देखिए एक मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं ना, सूर्य तो स्थायी रहता है, पृथ्वी घूमती रहती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा। जैसे 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 पृथ्वी घूमती है और जिस हिस्से पर दोस्तों पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वहाँ पर दिन होता है, जहाँ पर नहीं पहुंचता वहाँ पर लाइट, वो अंधेरा होता है। अब अंधेरा क्यों है दोस्तों, कि पृथ्वी का जो मान लीजिए दोस्तों ये आपकी पृथ्वी है और लाइट आई सूर्य, जैसे ही मान लीजिए दोस्तों ये आपका सूर्य है, यहाँ से लाइट आई और यहाँ से ये इस प्रकार दोस्तों इस हिस्से पर लाइट पड़ी। अब दोस्तों ये ठोस माध्यम है, क्या है दोस्तों, ठोस माध्यम। अब इस हिस्से को तो प्रकाशित कर दिया दोस्तों सूर्य ने, लेकिन ठोस माध्यम होने की वजह से यहाँ पर दोस्तों अंधेरा रहा, कि लाइट पहुँच ही नहीं पाई इस हिस्से में, तो यहाँ पर दोस्तों अंधेरा रहा। तो माध्यम होगा तो दोस्तों प्रकाश की गति बहुत कम होगी, यानी होगी नहीं। और निर्वात होगा यानी दोस्तों जहाँ पर किसी प्रकार का माध्यम नहीं होगा वहाँ पर दोस्तों प्रकाश की तेज होगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो वही चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ समझाने की कोशिश की है कि जो आपका प्रकाश है दोस्तों वो निर्वात में चल सकता है, इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट है, और यहाँ आपसे पूछा गया है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, जैसे दोस्तों ऋजु रेखीय गमन कहते हैं। तो कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका मान है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जैसे दोस्तों रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और ये तो है दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल है दोस्तों 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वायु में है दोस्तों 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार दोस्तों कांच में है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये दोस्तों जितनी भी मैंने ये आपके लिए बताई है ना, ये आपको याद रखनी है चालें, जैसे कि निर्वात में जल, वायु, कांच, और यही से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रकाश की प्रकृति, यानी प्रकाश की प्रकृति किस प्रकार की है। प्रकाश दोस्तों एक द्वि प्रकृति का, एक जो है दोस्तों लाइट है, सॉरी दोस्तों वो है तरंग है। किस प्रकार की दोस्तों, द्वैत प्रकृति का एक वो है दोस्तों तरंग, जैसे ही। और ये किस प्रकार का है दोस्तों, एक तो कण प्रकार का है, एक तरंग का। तरंग तो है ही दोस्तों, अब से कण से आप क्या समझो, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कभी, आपने पुराने जो घर होते हैं, जिन घरों में रोशनदान होता है ना, वहाँ से आपने देखा होगा जैसे जैसे लाइट जब घर की तरफ आती है ना, अंदर की तरफ, तो आपने दोस्तों धूल के कण देखे होंगे, छोटे धूल के जो कण होते हैं ना, जो प्रकाश में हमें चमकते हैं, वो होता है दोस्तों कण प्रकृति का सिद्धांत, जिसे हम दोस्तों टिंडल प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। ये आपको याद रखना है। और द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दोस्तों ये श्रोडिंगर ने दिया था, ये आपको याद रखना है, श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, ये दोस्तों न्यूटन ने दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दोस्तों मैक्सवेल ने दिया। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दोस्तों मैक्स प्लांक ने दिया। और प्रकाश का फोटोन सिद्धांत दोस्तों आइंस्टीन ने दिया, जिसे दोस्तों E = mc² के नाम से जाना जाता है। E = एनर्जी, m = दोस्तों द्रव्यमान, और c = प्रकाश की चाल। तो देखिए दोस्तों, दोबारा से फिर बता देता हूँ मैं आपके लिए कि प्रकाश की प्रकृति का जो सिद्धांत, प्रकाश की प्रकृति है जो है द्वैत प्रकृति का होता है, जो कि दो प्रकार की, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। द्वैत सिद्धांत के बारे में, द्वैत प्रकृति के बारे में दोस्तों श्रोडिंगर ने बताया था। किसने दोस्तों, श्रोडिंगर ने। आगे बात करते हैं तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है न्यूटन ने दिया, कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया। और तरंग का प्रकाश सिद्धांत, प्रकाश का कणिका सिद्धांत दोस्तों न्यूटन ने, तरंग का प्रकाश सिद्धांत हाइगेंस ने, प्रकाश का चुंबकीय विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल ने, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने, और फोटोन का सिद्धांत आइंस्टीन ने। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। निर्वात की तुलना में वायु में प्रकाश की वेग में कमी, यानी दोस्तों निर्वात जो होता है उसकी तुलना में वायु में कितनी कमी होती है, जब वेग को हम ले जाते हैं तो कितना अंतर आता है। प्रकाश सॉरी दोस्तों, वायु और निर्वात की प्रकाश की जो गति होती है उनके बीच में कितना अंतर आता है दोस्तों, 0.03%। इसी प्रकार दोस्तों निर्वात से जब पानी में जाती है प्रकाश की चाल, प्रकाश जो है पानी में प्रवेश करता है, तो वहाँ पर कितने का अंतर आ जाता है दोस्तों, 25% का। इस प्रकार दोस्तों निर्वात से जब कांच में जाता है तो कितना अंतर आता है, 33% का। और यहाँ पर दोस्तों ये जो है आपका पूछा जा चुका है, ये मैंने इसलिए इंक्लूड किए हैं यहाँ पर कि ये आगे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इनकी भी संभावना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पानी से और कांच से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों अपवर्तनांक की, जैसे दोस्तों म्यू से दर्शाते हैं। और अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है निर्वात में प्रकाश का वेग y माध्यम में प्रकाश का वेग, यानी दोस्तों प्रकाश का वेग जिसे हम दोस्तों c से डोनेट करते हैं, माध्यम में प्रकाश का वेग जिसे दोस्तों b से डोनेट करते हैं। तो निर्वात में प्रकाश का वेग c, माध्यम में प्रकाश का वेग b। और दूसरा है दोस्तों ये आपका sin I / sin r बराबर म्यू। I का मतलब है दोस्तों आपतित किरण और r का मतलब है दोस्तों परावर्तित किरण।
जैसे दोस्तों इस नियम को जो है दोस्तों स्नेल ने दिया था और स्नेल का नियम इसे हम कहते हैं। तो ये भी दोस्तों डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अपवर्तन की घटना में प्रकाश के कुछ गुणों में चेंज आता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हो रहा है दोस्तों, फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, दिख रहा होगा, फिर मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए तो प्रकाश का जी अपवर्तन की जो घटना होती है ना दोस्तों, तो प्रकाश के जो गुण होते हैं, प्रकाश की जो स्थिति होती है उसमें किस प्रकार का चेंज आता है। तो देखिए दोस्तों, तरंग दैर्घ्य ये चेंज हो जाती है, वेग चेंज हो जाता है, और आपका दोस्तों तीव्रता चेंज हो जाती है, आयाम चेंज हो जाता है, और आवृत्ति चेंज हो जाती है। लेकिन परावर्तन में दोस्तों केवल और केवल आपका दोस्तों तीव्र और आयाम जो है दोस्तों चेंज होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जबकि तरंग दैर्घ्य, प्रकृति और वेग ये कभी चेंज नहीं होते, ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अपवर्तनांक। और देखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया आपके लिए, जो आपका ये परावर्तन है इसमें दोस्तों आयाम भी जो है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आयाम भी चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अपवर्तनांक की। तो अपवर्तनांक के बारे में हम समझते हैं दोस्तों। अपवर्तनांक में सीधा आपको याद रखना है दोस्तों किस माध्यम का क्या अपवर्तनांक होता है, और कुछ आपको याद रखना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, निर्वात में जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1, वायु में दोस्तों 1.003, यानी दोस्तों एक ही आप मान लीजिए। पानी में जो होता है दोस्तों वो होता है 1.33, कांच में होता है दोस्तों 1.51, कार्बन डाइऑक्साइड में होता है दोस्तों 1.54, और हीरे का होता है दोस्तों अपवर्तनांक 2.42। तो ये दोस्तों अपवर्तनांक आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों क्रांतिक कोण की। क्रांतिक कोण भी पूछे जाते हैं, तो इनका आपको कुछ याद नहीं रखना। ये 3 आपके क्रांतिक कोण हैं, जैसे कि पानी, कांच और हीरा। इनका जो है दोस्तों क्रांतिक कोण आपको याद रखना है। तो क्रांतिक कोण जो है दोस्तों सघन माध्यम और विरल माध्यम का जो, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका ये आपका माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है। सघन से विरल में जाएगी तरंग, तो ये विरल से इसमें जाएगी सघन में। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको दोस्तों क्रांतिक कोण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, पानी और जब वायु के बीच के हम सघन माध्यम विरल माध्यम का अंतर निकालते हैं, तो क्रांतिक कोण का मान आता है दोस्तों 48 डिग्री। कांच और वायु के बीच में दोस्तों 42 डिग्री, और हीरा और वायु के बीच में दोस्तों 24 डिग्री। यह आपका क्रांतिक कोण का मान आता है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना, वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जो वीडियो को या फिर इन चैप्टर को दोस्तों पहली बार देख रहे हैं, तो थोड़ा सा उन्हें दिक्कत हो सकती है, लेकिन दोस्तों आप वीडियो को स्क्रॉल करके या दोबारा से उसे रिप्ले करके दोस्तों देख सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों, उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और देखिए दोस्तों, मुझे शौक़ नहीं है, मैं केवल और केवल मैं चाहता हूं दोस्तों जो मेरा स्टूडेंट है, जो मुझसे पढ़ रहा है, उसको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्राप्त हो, कम समय में अच्छा उसे कंटेंट प्राप्त हो, अच्छी मेहनत हो उसकी, क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, हर चीज़ आपको बेस्ट मिलने वाली है, बशर्ते आपको मेहनत अच्छी करनी है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, वो तो हुआ आपके अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण, वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी। अब बात करते हैं दोस्तों दर्पण की। एक तो होता है दोस्तों आपको प्लेन मिरर, यानी दोस्तों समतल दर्पण, एक कॉन्वेक्स यानी उत्तल, एक कॉनकेव यानी दोस्तों अवतल दर्पण। तो ये तो होता है दोस्तों आपका समतल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण, ये दोस्तों आपका अवतल दर्पण। सॉरी दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका उत्तल दर्पण है। डबल टाइप हो चुका है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, मुझसे गलत जो है दोस्तों लिखा हुआ है। ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों, वो सीधा, आभासी और बराबर होता है, और अवतल दर्पण में दोस्तों सीधा, आभासी और छोटा होता है। और
सॉरी दोस्तों, देखिए 1 मिनट, यहाँ पर लिखने से क्या हुआ है दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मैं आपके लिए दोस्तों दोबारा बता देता हूँ। ये समतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण। तो दर्पण की बात करें तो दोस्तों देखिए अवतल दर्पण का ये सारा चीज़ है, जिसमें दोस्तों आभासी, सीधा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, छोटा, बराबर, प्रकाश की किरणें सिकोड़ता है। ये सारी चीज़ें इस प्रकार की होती हैं दोस्तों अवतल दर्पण से। और अवतल दर्पण में एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो एफ है जो दोस्तों हमेशा माइनस में लिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण की। तो पृथ्वी इसमें सीधा, आभासी और छोटा होता है, किरणें फैलाता है। दोस्तों आपको याद रखना है, अवतल दर्पण सिकोड़ता है और उत्तल दर्पण फैलाता है। और इसमें दोस्तों एफ जो है दोस्तों हमेशा प्लस में लिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों समतल दर्पण की। इसमें पृथ्वी हमेशा आभासी, सीधा और बराबर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके उपयोग की। तो समतल दर्पण का उपयोग दोस्तों आईने में, परिदर्शी में, पेरिस्कोप, स्कोलियोस्कोप, बहुदर्शी, इन सभी में किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण की। तो इसका उपयोग जो है दोस्तों पार्श्व दर्पण, साइड मिरर और ड्राइवर के आगे का मिरर, लटका हुआ जो मिरर होता है वो, इन सब में किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अवतल दर्पण की। तो इसका उपयोग दोस्तों हेडलाइट, सर्च लाइट, टॉर्च, सोलर कुकर, शेविंग मिरर और दंत चिकित्सा में भी किया जाता है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, जिस प्रकार से उत्तल दर्पण में एफ को प्लस और अवतल दर्पण में एफ को माइनस लिया जाता है, लेकिन आपको दोस्तों बता दूं यू का मान जो मान होता है दोस्तों, आगे बताऊंगा मैं आपके लिए हालांकि, लेकिन आपको याद रखना है यू का मान हमेशा चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो हमेशा माइनस ही होगा, ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। नोट में आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इससे कई बार प्रश्न बन चुका है दोस्तों, कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से डिग्री, एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे हों तो उनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है 360/थीटा। थीटा यानी कोण का मान, एन होता है दोस्तों प्रतिबिंब की संख्या। तो प्रतिबिंब की संख्या हमें निकालनी है। अगर प्रतिबिंब की संख्या सम आए तो n-1 करना है। अगर प्रतिबिंब की संख्या जो है सम आए आंसर में तो n-1 करके आंसर देना है, और विषम हो तो n ही हमें रहने देना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, वस्तु समांतर दर्पण के माध्य 0 डिग्री पर प्रतिबिंब जो है दोस्तों अनंत होता है। और अगला है आपको याद रखना है दोस्तों, वस्तु और समतल दर्पण के बीच सापेक्ष गति हो तथा वस्तु की चाल v तो प्रतिबिंब की चाल 2b होगी दोस्तों। कैसी होगी दोस्तों? 2b। आपको याद रखनी है, वस्तु और समतल दर्पण के बीच जो है सापेक्ष गति हो तथा वस्तु की चाल v तो प्रतिबिंब की चाल 2b होगी। कैसे? जैसे दोस्तों कोई समतल दर्पण है और उसके सामने कोई वस्तु रखी है, मान लीजिए वस्तु नहीं रखी है, आप खड़े हो, तो पता है दोस्तों जैसे कि आप समतल दर्पण की तरफ बढ़ते चले जाओगे ना, मान लीजिए 20 मीटर की दूरी पर रखा है वो, और जैसे जैसे आप उसके पास जाते हो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो आपकी स्पीड है, जिस स्पीड से आप उसकी तरफ जा रहे हो उससे ज़्यादा स्पीड वहाँ पर है। उस शीशे में जो स्पीड होगी वो आपकी रियल स्पीड से ज़्यादा होगी, ऐसा आपको महसूस होगा। यानी दोस्तों आपकी गति जो है वो v है तो उसकी गति 2v होगी। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों दर्पण एवं लेंस के फॉर्मूले, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और यू हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों, ऋणात्मक हो, मैं पहले भी आपके लिए बता चुका हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों दर्पण का सूत्र। दर्पण में तो फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/u + 1/v = 1/f, ये होता है। और आपको याद रखना है दोस्तों, रेखीय आवर्धन निकालना हो तो आपको दोस्तों प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, ये आपको इस प्रकार निकाला जाता है। और लेंस का फॉर्मूला सूत्र जो होता है दोस्तों वो होता है, ये तो दर्पण का हुआ दोस्तों, ये हुआ आपका लेंस का। और लेंस का क्या होता है दोस्तों 1/f = 1/u - 1/b, ये लेंस का होता है। और आवर्धन निकालने का जो फॉर्मूला है दोस्तों ये है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की बिंब की ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि बराबर होता है दोस्तों -b/u के।
और लेंस की क्षमता निकालने को कहे तो दोस्तों आपको याद रखना है जिसे पी से दर्शाया जाता है, जिसका मात्रक होता है दोस्तों डायोप्टर, और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है P बराबर 1/f मीटर, यानी दोस्तों f जो होता है हमेशा आपका सेंटीमीटर में होता है और इसे मीटर में बदल कर ही दोस्तों आपको आंसर देना होता है। तो ये जो है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट है, और ये भी इससे आप याद रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही डाल दिया था अगर आपसे पूछा जाए तो। लेकिन दोस्तों रेखीय आवर्धन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस प्रकार लगा सकते हो, जबकि दोस्तों अभी तक इससे कोई प्रश्न ऐसा बना नहीं है, लेकिन संभावना है दोस्तों बन सकता है। जिस प्रकार से आपने दोस्तों 2022 का एग्जाम देखा है उस हिसाब से दोस्तों संभावना है कि आप बन सकता है प्रश्न, लेकिन ये आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों लेंस जोड़ने पर संयुक्त क्षमता, यानी दोस्तों कोई लेंस हैं, दो लेंस हैं, अगर उन्हें जोड़ दिया है तो संयुक्त क्षमता जो है दोस्तों इस प्रकार आपकी निकाली जाती है P1 + P2। और लेंस D दूरी पर है तो संयुक्त क्षमता निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों P1 + P2 - D P1 P2, ये आपका होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, नोट में आपको याद रखना है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। F हमेशा ऋणात्मक होगा अवतल में और F हमेशा धनात्मक होगा दोस्तों उत्तल में। और आवर्धन की बात करें तो दोस्तों अगर m का मान, यानी दोस्तों आवर्धन का मान जो है दोस्तों 1 से ज़्यादा हो तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, आवर्धन का मान जो है दोस्तों प्रतिबिंब के बराबर हो तो 1 के बराबर हो तो दोस्तों प्रतिबिंब बराबर होगा, यानी C पर ही होगा। और m का मान 1 से कम हो तो प्रतिबिंब दोस्तों छोटा होगा, ये आपको याद रखना है। और ये दोस्तों इस प्रकार का पॉइंट मैं आपके लिए बता रहा हूँ, झटके में दोस्तों आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो चुटकियों में। आगे बात करते हैं दोस्तों m आवर्धन, तो प्लस तो सीधी इमेज और आभासी होगी। अगर प्लस आवर्धन अगर दोस्तों प्लस में हो यानी 1 से ज़्यादा हो तो इमेज जो है हमेशा दोस्तों सीधी इमेज बनेगी और आभासी बनेगी और बड़ी बनेगी। और माइनस में हो तो दोस्तों यानी दोस्तों 1 से कम हो तो आपको याद रखना है इमेज हमेशा उल्टी वास्तविक बनेगी और छोटी बनेगी। और दोस्तों लेंसों के बारे में एक चीज़ और आप समझ लीजिए, उत्तल लेंस है ये आपका अवतल लेंस है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जैसे कि दोस्तों वास्तविक उत्तल लेंस जो है दोस्तों वास्तविक उल्टा बड़ा छोटा बराबर सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और जबकि दोस्तों अवतल लेंस जो है दोस्तों आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और मैं आपको बता दोस्तों अवतल दर्पण का जो काम दोस्तों अवतल का जो काम दोस्तों दर्पण में होता है वही काम उत्तल का लेंस में होता है, और उत्तल का जो काम दोस्तों अवतल दर्पण में होता है वही काम दोस्तों अवतल का लेंस में होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग जो है दोस्तों कैमरा में, प्रोजेक्टर, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, आवर्धक लेंस, नेत्र लेंस, एंडोस्कोपी, कागज जलाने वाला लेंस, जैसा आपने बचपन में देखा आपका जो आपने कभी स्कूल जाते होंगे तो दोस्तों आपके पास एक लोहे का बॉक्स होता होगा, तो उसमें जैसे कि दोस्तों रूल, पेंसिल यानी पेंसिल, रबड़, पैमाना जो भी कुछ रखा हुआ था उसी में दोस्तों एक लेंस आता था पहले जिससे हम कागज़ जलाया करते थे, तो वही उसमें भी दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अवतल लेंस की। तो देखिए दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग गैलीलियो के आवर्तक दूरदर्शी में, पानी में वायु का बुलबुला जो होता है तो दोस्तों पानी में जो वायु का बुलबुला होता है वो भी दोस्तों अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। कांच में पानी का बुलबुला होता है वो भी दोस्तों अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, तो ये आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं तो देखिए दोस्तों वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए पढ़ा दी। अब बात करते हैं दोस्तों मानव नेत्र जो है दोस्तों ये भी हमारा जो है दोस्तों उत्तल लेंस और अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। इसमें भी कई प्रकार के पॉइंट बनते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, वहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो है दोस्तों आँख का जो है दोस्तों नक्शा है यानी चित्र है। और यहाँ पर दोस्तों ये आपका श्वेत पटल है, ये रक्त पटल, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु, दृक तंत्रिका का, चाक्षुष तंत्रिका, नेत्रोद, कॉर्निया, पुतली, जलीय द्रव्य, आइरिस, कशाव द्रव्य, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इन्हीं को दोस्तों हम एक एक करके समझते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों नेत्र गोलक की, यानी जो ये हमारा नेत्र का जो नेत्र जो है पूरा ये गोला जो है दोस्तों, इसके बारे में बात करें तो इसे बोलते हैं दोस्तों नेत्र गोलक। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, नेत्र गोलक पूरा नेत्र गोलक कहलाता है, जिसका व्यास दोस्तों 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। कई बार ये प्रश्नों में पूछा जा चुका है कि आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा नेत्र होता है, जो हमारी आँख होती है, उसका व्यास कितना होता है दोस्तों, 2.3 सेंटीमीटर। आगे बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्वच्छमंडल यानी दोस्तों कॉर्निया की। तो दोस्तों आँखों पर आने वाले प्रकाश की किरणें कॉर्निया से होकर ही आँख में प्रवेश करती हैं। जो कि दोस्तों प्रकाश की जो किरणें आती हैं वो कॉर्निया से होकर के आँख में प्रवेश करती हैं। तो ये आपको याद रखना है। आँखों की पुतली ढकता है क्या दोस्तों, कॉर्निया। पारदर्शी होता है कॉर्निया। इसके रक्त वाहिका नहीं होती, यानी दोस्तों हमारा जो कॉर्निया है इसमें रक्त वाहिका नहीं होती है। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आगे बात करना है दोस्तों कि कॉर्निया को बाहरी अश्रुद्रव और भीतरी नेत्रोद विसरण से पोषण प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। और आपको याद रखना है दोस्तों, हमारी आंखों में 2 उत्तल लेंस होता है। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिए आइरिस यानी दोस्तों परितारिका। तो देखिए दोस्तों कॉर्निया के पीछे पाया जाता है, यानी सबसे पहले कॉर्निया होता है, कॉर्निया के जस्ट पीछे ही दोस्तों आपका आइरिस यानी दोस्तों परितारिका पाया जाता है। पुतली के आकार को नियंत्रित करता है परितारिका, जिसे दोस्तों आइरिस कहते हैं, वो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आंखों का रंग निर्धारित करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आंख का तारा कहते हैं, किसको दोस्तों, आइरिस को। आगे बात करते हैं दोस्तों पुतली की। तो यह दोस्तों परितारिका के बीच में गोल छेद जैसा होता है। ये छोटा सा आपने किसी की आंखें देखी होंगी दोस्तों, तो सबसे बड़ा भाग होता है आपका सफ़ेद भाग, फिर उसके अंदर थोड़ा सा एक सांवला सा भाग होता है, फिर उसके अंदर एक और छोटा सा भाग होता है, महीन छिद्र सा होता है, पॉइंट सा होता है, उसे कहते हैं दोस्तों पुतली। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है कौन दोस्तों, पुतली। यह तेज प्रकाश में सिकुड़ती है और कम प्रकाश में फैलती है, क्या दोस्तों, पुतली। ये भी आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं दृष्टिपटल की, यानी दोस्तों रेटिना की। तो आँखों के पिछले भाग में होता है और इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो शंकु कोशिका, एक छड़ या सलाकादंड कोशिका, यानी दोस्तों रॉड सेल या फिर कौन सेल। तो देखिए दोस्तों, कौन से शंकु सेल जिसे हम कहते हैं, कौन सेल को शंकु सेल कहते हैं। तो इसकी बात करें तो दोस्तों ये अधिक प्रकाश में देखने का काम करती है, कौन सी दोस्तों, शंकु। एवं दृष्टि का काम भी करती है, रंग दृष्टि का भी। और शंकु सेल पाई जाती है दोस्तों आपकी उल्लू में। अब बात करते हैं दोस्तों रॉड सेल की। तो ये कोशिका ये कोशिका जो है दोस्तों कम प्रकाश में देखने के लिए जिम्मेदार है, और ये दोस्तों मुर्गे में पाई जाती है। नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपके पॉइंट हैं कि हमारी आँखें 576 मेगापिक्सल तक देख सकती हैं। हमारी आँख का निकटतम बिंदु दोस्तों 25 सेंटीमीटर होता है। हमारी आँख का दूर बिंदु अनंत होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों दृष्टि दोष की। हमारी आँख के क्या क्या दोष होते हैं, क्या क्या इनका दोस्तों उपचार है, क्या इसके लिए हम उपयोग कर सकते हैं, क्या इसका कार्य होता है, वो सारी चीज़। तो सबसे पहले बात करेंगे हम दोस्तों निकट दृष्टि दोष की। फिर तो देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में निकट की साफ लेकिन दूर की साफ नहीं दे। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, ये नाम के अपोजिट होती हैं। इस निकट दृष्टि दोष है तो ऐसा नहीं है कि निकट की चीज़ें हमें साफ नहीं दिखती, निकट की तो साफ दिखती हैं, लेकिन दोस्तों दूर की साफ नहीं दिखती। तो इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और स्थिति क्या होती है दोस्तों इसमें, कि प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन जाता है। और उपचार में उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों अवतल लेंस, जो चश्मे में ऊपर की ओर लगा रहता है। आपसे पूछा जाएगा चश्मे में जो है अवतल लेंस कहाँ लगा रहता है, तो ऊपर की ओर। अब बात करते हैं दोस्तों दूर दृष्टि दोष की। तो दूर की तो साफ दिखती है लेकिन निकट के पास साफ नहीं दिखती। इसमें प्रतिबिंब जो है दोस्तों रेटिना के पीछे बनता है। तो इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका जो उत्तल लेंस जो है दोस्तों, इसका चश्मे के नीचे उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों जरा दृष्टि दोष की।
इसमें निकट और दूर की साफ नहीं दी, ना तो दूर की ही साफ दिखाई देती है वस्तु, ना ही निकट की। तो इसे कहते हैं दोस्तों जरा दृष्टि दोष। और इसमें दोस्तों द्वि फोकस लेंस का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अविन्दुकता या दोस्तों दृष्टि वैषम्य। तो दोस्तों देखिए ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं इनमें अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता और कॉर्निया का आकार जो है दोस्तों अनियमित हो जाता है। तो इसमें दोस्तों बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मोतियाबिंद की। तो लेंस पर अपारदर्शी पर्दा छा जाता है जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं, जिससे हमें कुछ दिखाई देता नहीं है। और दोस्तों इसके उपचार में दोस्तों इंट्रा ऑक्यूलर लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों वर्णांधता। इसमें दोस्तों क्या होता है, लाल व हरे रंग के हरा रंग जो होता है इसमें दोस्तों अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता। और इसमें क्या होता है दोस्तों, कौन सेल जो होता है उनकी संख्या कम हो जाती है। और ये दोस्तों आपका आनुवंशिक रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है दोस्तों, ये बड़ांता वाले रोग होते हैं, जो लोग होते हैं ना जिनके बड़ांता का जो है दोस्तों रोग होता है, उनका दोस्तों कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों अंतिम और लास्ट, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है दोस्तों, आधा घंटा हमें हो चुका है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, दर्पण का सूत्र क्या है। और ये दोस्तों प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। तो इसका आंसर, इसका अभी आंसर, इसका भी आंसर और इसका भी आंसर, ये 4 प्रश्न आपके लिए दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके होमवर्क के लिए हैं। और इनका आंसर एक एक करके दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों मेरी वीडियो, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और हो सके तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।